दोस्तों, कौन सी चीज है जो किसी देश को सुपर पावर बनाती है? सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति? रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बम है, लेकिन वो टॉप 10 इकोनॉमिक ताकतों में शुमार नहीं है। और इस मामले में तो वो अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अमेरिका से काफी पीछे चला गया है। चीन अगर आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है तो इसके पीछे उसकी सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक ताकत ही है। जाहिर है ये बात आप सबकी समझ में आ गई होगी कि अगर देश आर्थिक रूप से संपन्न है तो सैन्य शक्तियां भी वो बखूबी अर्जित कर लेगा। और सैन्य ही क्यों, जीवन के हर पैमाने पर वो महाशक्ति होगा। यानी एक राष्ट्र की सफलता बहुत हद तक उसकी आर्थिक ताकत में निहित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक ताकत कैसे और किन मापदंडों पर चलकर आती है? हम यहां बात कर रहे हैं किसी भी देश के लिए स्थायी तौर पर शक्ति, संपन्नता और सफलता लाने वाले कुछ खास पैमानों की। मेरे हाथ में है किताब 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस, जो 10 ऐसे फैक्टर्स पर रोशनी डालती है जिनके दम पर यह सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, पॉपुलेशन। लेकिन यहां पॉपुलेशन का मतलब केवल जनसंख्या बढ़ना नहीं बल्कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इसे आप लेबर फोर्स या वर्किंग फोर्स भी कह सकते हैं। जितने ज्यादा कार्यशील लोग इकोनॉमी में एंटर करेंगे, आर्थिक तरक्की उतनी ही ज्यादा होगी। यह रोजगार और निवेश बढ़ाने का संकेत भी देता है। जाहिर है जिस देश का फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा वहां यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम पड़ जाती है वहां एजिंग पॉपुलेशन के चलते वर्किंग एज पॉपुलेशन भी घटती जाती है। हालांकि इसके कई सब फैक्टर्स भी हैं। वर्किंग पॉपुलेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, या ऑटोमेशन या रोबोट्स कितना काम करते हैं, ये सब लेबर फोर्स बढ़ाने के संकेतक हैं। नंबर 2, रिफॉर्म। सफल राष्ट्र देश और दुनिया के हालात के मुताबिक लगातार आर्थिक सुधार करते हैं। इनोवेशन, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाने वाले हर तौर तरीके को आत्मसात करते हैं। सरकारी तंत्र और नौकरशाही को विकास में आड़े नहीं आने देते और वहां भी सुधार के प्रयास करते हैं। नंबर 3, इक्वालिटी। आर्थिक विषमता किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में अमीरी और गरीबी के बीच खाई पाटने पर भी खास जोर होना चाहिए। भारत के बारे में भी ऐसे आंकड़े आपने सुने होंगे कि 1% लोगों के हाथ में देश की 40% संपत्ति है। 50% लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसा दुनिया के तमाम गरीब और विकासशील देशों में है। ऐसे में किसी भी राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे कम करता है। साथ ही जेंडर गैप या रूरल अर्बन डिवाइड को पाटना भी जरूरी है। नंबर 4, स्टेट पावर, यानी सरकारी तंत्र कितना मजबूत और प्रभावी है। बजट और राजकोषीय प्रबंधन कैसा है, नियम कानून का कितना पालन होता है, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन पर कैसे लगाम कसी जाती है, निजी कंपनियों और उनके कामों में सरकारी दखल कितना कम होता है, नागरिक स्वतंत्रता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसा है। कहने का मतलब यह कि आर्थिक तंत्र और उसकी तरक्की बहुत हद तक सुशासन पर भी निर्भर करती है। नंबर 5, जियोग्राफी। किसी देश की सफलता और तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। समुद्री किनारा, बंदरगाह और अन्य व्यापारिक मार्ग अतिरिक्त लाभ मुहैया कराते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियां, उपजाऊ भूमि और खनिज पदार्थों की मौजूदगी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इन भौगोलिक परिस्थितियों के सदुपयोग और इन्हें इकोनॉमिक गेन में तब्दील करने की क्षमता किसी भी राष्ट्र को मजबूत करेगी। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। सफल राष्ट्र हाई रिटर्न सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। इनसे दीर्घकालीन लाभ मिलते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट सिनर्जी हो और हालात ऐसे हो कि देश में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आए। हालांकि ओवर इन्वेस्टमेंट भी ठीक नहीं है। ऐसे में एक थंब रूल है कि जीडीपी का 25 to 30% इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे ग्रोथ भी हो और इकोनॉमिक बैलेंस भी बना रहे। नंबर 7, इन्फ्लेशन। महंगाई दर को कम रखना ग्रोथ के लिए जरूरी माना जाता है। ज्यादा महंगाई से परचेजिंग पावर घटती है, खपत घटती है और साथ ही अर्थव्यवस्था में भरोसा भी घटता है। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि डिमांड भी बढ़े, मार्केट में मनी फ्लो बना रहे। ऐसे में महंगाई भी स्वतः बढ़ेगी ही और यही रेगुलेटरी और फिस्कल इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। जो देश ये संतुलन कायम रखते हैं वो सही दिशा में ग्रो करते हैं।
नंबर 8 करेंसी, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहनी चाहिए। मसलन डॉलर या दूसरी डोमिनेंट इंटरनेशनल करेंसी की तुलना में देश की करेंसी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। घरेलू मुद्रा के अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन से भी बचना चाहिए। अगर करेंसी का मूल्य घटेगा तो बाहर से आयात होने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी और करेंसी की ओवर हीटिंग के चलते निर्यात पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 9 डेट, सफल राष्ट्र कर्ज का लेवल मैनेजेबल स्तर तक रखते हैं। जरूरत से ज्यादा बोरोइंग सरकार और राष्ट्र दोनों को कमजोर करती है। ओवर बोरोइंग के बारे में मोटा मोटी एक रूल है कि जीडीपी के 60 से 80% तक कर्ज के बाद खतरे की घंटी शुरू होती है। लेकिन कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, बशर्ते इसका इस्तेमाल निवेश और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाए। नंबर 10 हाइप, यानी किसी चीज को लेकर हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। न तो लक्ष्य बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और ना ही उपलब्धियों को। स्पेकुलेटिव ग्रोथ या मार्केट बबल आगे चलकर नुकसान ही करते हैं। इसी तरह अनरियलिस्टिक उम्मीदें और जोखिम भरे फैसले भी गलत मंजिल तक। इन्वेस्टर सेंटीमेंट सुधारने और राजनीतिक लाभ के लिए ये आंकड़े तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करने चाहिए। कुल मिलाकर इकोनॉमी की सही और यथार्थ तस्वीर बनानी और दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो 10 पैरामीटर्स या 10 का दम जिनके बल पर कोई भी देश आर्थिक मोर्चे पर सफल ही नहीं होता बल्कि आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर होता है। और जाहिर है आर्थिक शक्ति से कई अन्य तरह की शक्तियां भी अर्जित की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।